नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी आप अच्छे होंगे। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक जिसका नाम है वियतनाम संकट। वियतनाम संकट के बारे में आपको जानने की जरूरत है और थोड़ा समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो भौगोलिक स्थिति देखते हैं वियतनाम की मेरे दोस्तों। वियतनाम दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है, चीन के निकट है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के निकट इसकी सीमा पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये वियतनाम जो है इंडो चीन जो युद्ध बोलते हैं उनका केंद्र बिंदु रहा है। कहते हैं यहाँ पर दो इंडो चीन युद्ध हुए थे, इंडो चीन युद्ध फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड से जुड़ा हुआ है वियतनाम संकट। तो वियतनाम की जो भौगोलिक आकृति है वो लौकी की तरह है, जिसको आप घिया भी बोलते हैं, जिसकी कई सब्जियां और उत्पाद बनते हैं, रायता भी बनता है, बर्फी भी बनती है। घिया आपने कई बार सेवन भी किया होगा। तो वियतनाम की जो भौगोलिक स्थिति है मेरे दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार की है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। वियतनाम जो था ये किस प्रकार से केंद्र बना वो आपको समझ आना चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वार से पहले ये फ्रांसीसी उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? फ्रांस का। पहले ये फ्रांस का उपनिवेश था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पर जापानी सेनाओं का कब्जा हो गया था। एनसीईआरटी का समकालीन विश्व देखते हैं तो उसमें एक चित्र भी बना हुआ है जिसमें जापानी सेना झंडा फहराते हुए दिखाई दी है वियतनाम में। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मूलतः फ्रांस का उपनिवेश रहा है। जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था, ये फ्रांस का उपनिवेश रहा था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पर जापानी सेनाएं आ गई थी और फ्रांसीसी सेनाएं भाग गई थी। और लेकिन जैसे ही जापानी सेना पर भी हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला तो जापानी सेनाएं भी यहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन आसानी से फ्रांसी जापानी सेनाएं भागी नहीं थी। इसके लिए वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जो बेसिकली माओ के समर्थक थे, उन्होंने हो चिन मिन्ह ने अगस्त क्रांति की थी। हो चिन मिन्ह ने अगस्त क्रांति की थी। हो चिन मिन्ह ने क्या, कौन सी क्रांति की थी? अगस्त क्रांति। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित है। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं, आईआर में वियतनाम संकट से संबंधित है। ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, कहते हैं जैसे कारनेशन क्रांति पुर्तगाल से संबंधित थी। कारनेशन क्रांति किससे संबंधित थी? ये पुर्तगाल से संबंधित थी। इसी प्रकार वेलवेट क्रांति चेकोस्लोवाक से संबंधित थी। उसी प्रकार से कहते हैं कि बेसिक रीजन है कि अगस्त क्रांति वियतनाम से जुड़ी हुई है, ये चेकोस्लोवाक से थी। वेलवेट का मतलब है प्रेम पूर्वक अलगाव। वेलवेट का मतलब क्या होता है? प्रेम पूर्वक अलगाव। तो वास्तव में सोवियत संघ में भी वेलवेट क्रांति थी। तो ये छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि अगस्त क्रांति के जरिए हो चिन मिन्ह ने वहां पर साम्यवाद की स्थापना कर दी थी। अब ये लाल रंग में रंग गया था वियतनाम, क्योंकि हो चिन मिन्ह माओ से तुंग से प्रभावित थे, उन्होंने यहाँ साम्यवाद किया। लेकिन जैसे ही यहाँ साम्यवाद आया तो अमेरिका को ये ना गुजरा गुजरा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं और दो सैनिक संगठनों में वैचारिक द्वंद्व की स्थिति आ गई थी। अमेरिका पूंजीवाद और नेटो का नेतृत्व कर रहा था, वहीं सोवियत संघ जो है साम्यवाद और वार्सा का नेतृत्व कर रहा था। और चूंकि चीन सोवियत संघ के गुट में था, इसलिए अमेरिका को लगा कि वास्तव में यहाँ पर अगर साम्यवाद आ गया तो धीरे धीरे पूरे एशिया में साम्यवाद आ जाएगा। इसलिए उसने फ्रांस से कहा कुछ कीजिए, कि आप लंबे समय तक यहाँ पर कहीं ना कहीं शासक रहे हैं, आपने यहाँ शासन किया है। तो वास्तव में फ्रांस ने प्रयास किया और एक वास्तव में बार दो ही करके एक शासक थे जो यहाँ के राजा टाइप थे, उनको यहाँ पर शासक बना दिया दक्षिणी वियतनाम का। तो 1954 में इसका आधिकारिक विभाजन करके इसको दो भागों में बांट दिया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। अब उत्तरी वियतनाम पर तो नियंत्रण किसका था? हो चिन मिन्ह का था। इस हो चिन मिन्ह का नियंत्रण था। दक्षिणी वियतनाम पर यह बारदोई शासक प्रभावी था जो अमेरिका समर्थन में कार्य कर रहा था। कौन शासक था? बाओदाई भी कह देते हैं यहाँ पर, कई बार बारदोई या बाओदाई ये शासक बनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनाया गया तो था न्यू दिन्ह डायम। न्यू दिन्ह डायम ये प्रधानमंत्री बनाया गया, पीएम। और इस पीएम ने क्या किया? 1955 में इसको हटा दिया। 1955 में इसको हटा दिया
और स्वयं ही क्या बन गया, गणराज्य का राष्ट्रपति। ये 1955 में इसका राष्ट्रपति भी बन गया। यानी कि एक तरफ हो चिन मिन्ह का शासन था साम्यवादी, दूसरी जगह जगह न्यू दिनहे डायम का अमरीकी पूंजीवादी शासन था। तो वास्तव में ये स्थिति 1954 में बन गई। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो भी घटना आप सुनिए। वास्तव में जो उत्तरी वियतनाम था, हो चिन मिन्ह का शासन था। हो चिन मिन्ह तो वास्तव में सबको समाजवादी नीतियों के अनुरूप रोटी कपड़ा मकान की कहीं ना कहीं उपलब्धि करा रहा था। यहाँ की जनता भी खुशहाल थी, जनता का हो चिन मिन्ह से डायरेक्ट जुड़ाव भी था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, बल्कि अमेरिकी कंपनियों का प्रभाव, अमेरिकी सेना का प्रभाव, अमेरिकी लोगों का प्रभाव था। इसलिए यहाँ की जनता खुश नहीं थी। अंततः यहाँ की जनता हो चिन मिन्ह के पास जाती है, हो चिन मिन्ह से कहती है कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो। अंततः हो चिन मिन्ह क्या करते हैं कि दक्षिणी वियतनाम के लिए एक संगठन बनाते हैं 1960 में, वियतकांग। और कहते हैं जो भी वियतकांग संगठन से जुड़ेगा वास्तव में उसे मैं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, मैं उसे अपनी जनता का भाग मानूंगा। धीरे धीरे क्या होता है कि दक्षिणी वियतनाम की लगभग संपूर्ण जनता इस वियतकांग संगठन से जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि वास्तव में यहाँ पर जो शासन है कार्यालयों तक सीमित रह जाता है, ऑफिसों तक सीमित रह जाता है। अंततः अमेरिका को सोचना पड़ता है कि वास्तव में कि ये क्या हो गया, किस तरीके से दक्षिणी वियतनाम का जो शासन है, जनता क्यों अलगाव हो रही है। तो अंततः अमेरिका फिर कोशिश करता है, एक नया प्लान बनाता है। और वो क्या करता है, यहाँ पर डोमिनो सिद्धांत पारित करके दक्षिणी वियतनाम में अपनी सेनाएं उतार देता है। डोमिनो सिद्धांत पारित करता है और अपनी सेनाएं उतार देता है। कौन से सिद्धांत के तहत? डोमिनो सिद्धांत के तहत। डोमिनो सिद्धांत के तहत यूएसए अपनी सेना भेज देता है। क्या भेज देता है? सेना। यहां पर सेना भेज देता है। तो फिर अंततः क्या होता है, जनता और सेना के बीच में संघर्ष होता है। जनता और सेना के बीच में संघर्ष होता है। लेकिन इस संघर्ष में अमेरिकी सेना विजय नहीं होती है, क्योंकि उत्तरी वियतनाम की जनता जो वास्तव में थी, यहाँ की पीपल्स आर्मी का गठन जो कर रखा था हो चिन मिन्ह में, वो गुरिल्ला पद्धति से संपन्न थी। अमेरिकी सैनिक डायरेक्ट युद्ध करने में की नीति अपनाते थे, लेकिन वो ना तो भौगोलिक स्थिति से विद्यमान वियतनाम की से जानकार थे, ना ही वहाँ की परिस्थितियों से जानकार थे। अंततः वहाँ अमेरिकी सेनाओं को मात खानी पड़ी और कहीं ना कहीं अनेक बार हार का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारी घटनाएं भी हुई संघर्ष की। कुछ घटनाएं मैं सुनाते हुए आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्तों। जैसे कुछ घटनाओं में आता है बेसिकली एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मैं आपको वो बताता हूं, टोकिन की खाड़ी की घटना। अब आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछता है टोकिन खाड़ी की घटना कहां से संबंधित है, तो वियतनाम संकट से संबंधित है। मेरे दोस्तों ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे पिग्स खाड़ी की घटना जो है वो क्यूबा संकट से संबंधित है, तो वैसे टोकिन खाड़ी की घटना ये वियतनाम संकट से संबंधित है। ये बेसिकली घटना घटित थी कब? 1964 में ये घटना घटित हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 अगस्त 1964 की घटना है मेरे दोस्तों। इसमें क्या हुआ था, इसमें बेसिकली अमेरिका के जो सेना थी उसने 3 जो नावें थी, टारपीडो थे वियतनाम के, उनको नष्ट किया था। 4 वियतनामियों को मार भी दिया था गुफिया रूप से, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें 3 जो नावों को और 4 वियतनामियों को मार गिराया था अमेरिकी सेना ने, और 3 नावों को नष्ट किया था, जिसका विरोध पूरे उत्तरी वियतनाम में देखा गया। अमेरिकी जनता, उत्तरी वियतनाम की जनता ने इसका विरोध किया, लेकिन अमेरिका ने इस घटना को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन बाद में वहां के जो विदेश मंत्री रहे थे उन्होंने स्वीकार किया था कि टोकिन की घटना में, टोकिन खाड़ी की घटना में अमेरिकी सेना का हाथ था, क्योंकि वो जानते थे अमेरिका की अगर ये घटना को हम कह देंगे हमने अंजाम दिया है, तो वास्तव में उस समय जो वियतनाम की जनता में और राष्ट्रीय भावना पैदा होगी और अमेरिका के प्रति और रोष पैदा होगा। तो टोकिन खाड़ी की घटना 2 अगस्त 1964 की हुई थी, जिसमें अमेरिकी सेना ने
4 वियतनामी सैनिकों को भी मार डाला और वुहान की 3 नावों को या उनकी जो टारपीडो 3 थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो वास्तव में ये छद्म युद्ध था जो अमेरिकी सैनिकों द्वारा अपनाया गया था, इसका विरोध होने की संभावना थी इसलिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये जो वास्तव में डोमिनो सिद्धांत के तहत जो अमेरिका सैनिक थी ये बार बार पराजय का सामना करती जा रही थी, इसलिए वो वैसी नीतियां अपना रहे थे। अमेरिका का बजट भी हिलने लग गया था कि वास्तव में 65 के बाद धीरे धीरे अमेरिका की हालत पतली होती जा रही थी, क्योंकि अमेरिका का सेना को पराजय का सामना करना पड़ रहा था। पूरी वियतनाम की जनता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। एक इतिहासकार तो यहां तक लिखते हैं, अमेरिकी सेना को देखकर एक वियतनामी महिला अपने छोटे से बच्चे में मानव बम लपेटकर उसके सामने रख देती थी। बच्चा चाहे मृत्यु का ग्रसित हो जाए, लेकिन वो अमेरिकी सैनिकों को मारना चाहती थी। वो अपने बच्चे की जान की परवाह भी नहीं करती थी। इतनी अधिक राष्ट्रीय भावना थी, इसलिए अमेरिका का बजट पूरा हिल गया था। अमेरिका ने अपने को राज्य में नए कर लगाने पड़े थे क्योंकि बजट की स्थिति गड़बड़ हो चुकी थी। अमेरिका जो जनता थी वो भी कह रही थी कि हमें वियतनाम से मतलब नहीं है। धीरे धीरे अमेरिका की स्थिति पजल होती जाएगी। 1972 में ईस्टर आक्रमण में भी किसकी जीत हुई? वियतनामी जनता की जीत हुई। अगस्त 1972 में ईस्टर आक्रमण में भी अब आपसे पूछे कोई ईस्टर आक्रमण की घटना कहां हुई, तो वियतनामी जनता की जीत हुई। इसमें भी वियतनामी जनता या वियतनामी पीपुल्स आर्मी की जीत हुई। 1972 में ही 30 मार्च 1972 की क्वांग टू लड़ाई की शुरुआत हुई। 30 मार्च से लेकर 1 मई तक, 1 मई 1972 तक क्वांग टू की लड़ाई भी देखी गई। क्वांग टू की लड़ाई, क्वांग टू की लड़ाई। क्वांग एक प्रांत है, क्वांग टू एक प्रांत है जो बेसिकली वियतनाम का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका सेना कब्जा करना चाहती थी, लेकिन उसको वियतनाम की जनता ने और वहां की पीपुल्स आर्मी ने निष्क्रिय कर दिया। इन दोनों लड़ाइयों में वियतनामी जनता की जीत हुई, अमेरिकी सेना की हार हुई। इतनी बड़ी महाशक्ति उसको छोटी सी सेना के सामने हारना पड़ा, क्योंकि जनता राष्ट्रीय भावना से बिल्कुल ओतप्रोत थी और अमेरिकी सेना की इसमें बिल्कुल भी नहीं चल पाई। तो ये घटना साबित करती है, अगर जनता में राष्ट्रीय भावना हो तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति को भी हरा सकता है। तो इन सब हारों के कारण अंततः अमेरिका को झुकना पड़ा और उसे चीन से कहना पड़ा कि मैं वियतनाम से निकलना चाहता हूं, क्योंकि वास्तव में अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी हिल चुकी थी, वहां की जनता भी विरोधी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका को बस एक ही विकल्प दिखाई दिया कि इज्जत के साथ वियतनाम से निकलना है। अंततः अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिकी चीन की सहायता से अमेरिका ने यहाँ वियतनाम, दोनों वियतनाम के मध्य समझौता कराया। 1973 में पेरिस समझौते के तहत दक्षिणी वियतनाम को मान्यता दिलाई अपनी इज्जत के लिए। तो देखिए साथियों, तो बाद में 1973 में पेरिस समझौते के तहत अमेरिका ने चीन के समर्थन से वियतनाम के 2 भागों की मान्यता दिलवाई। वियतनाम को 2 भागों में मान्यता दिलवाई। एक बना उत्तरी वियतनाम जो हो चिन मिलने वाला था, एक बना दक्षिणी वियतनाम जिसमें अमेरिका अपना सांकेतिक प्रभाव दिखाई दे रहा था। लेकिन वास्तव में दक्षिणी वियतनाम की जनता भी उत्तरी वियतनाम हो चिन मिने का समर्थन और नेतृत्व स्वीकार कर चुकी थी। ये 73 में स्थिति बनी थी। क्या बनी थी? 73 में। लेकिन शीघ्र ही बाद में दक्षिणी वियतनाम का उत्तरी वियतनाम में विलय हो गया। तो कहते हैं कि अप्रैल में 1975 में कहीं ना कहीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो गया। तो वास्तव में क्योंकि दक्षिणी वियतनाम की जनता भी अलग नहीं रहना चाहती थी, वो हो चिन मिने को अपना नेता स्वीकार कर चुकी थी। तो साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1975 में, अप्रैल 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया।
आज भी वियतनाम एक राष्ट्र के रूप में है, एक राष्ट्र के रूप में है और आसियान का एक प्रमुख देश है, आसियान का एक प्रमुख देश है। तो साथियों, इस घटना से ये हमें जानकारी मिलती है कि बेसिकली अगर जनता में राष्ट्रीय भावना है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। इसी वियतनाम संकट के कारण ही कहीं ना कहीं देतांत लंबे समय तक चला था और कहीं ना कहीं अमेरिका ने मास्को बोन समझौते पर सहमति दी थी, जो मैंने आपको बताया। तो कहते हैं कि जो देतांत काल था, क्यूबा संकट के बाद जो देतांत काल था, वो लंबे समय तक क्यों चला, 71 तक क्यों चला, उसका बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिका वियतनाम संकट में फंसा हुआ था और उधर सोवियत संघ चीन के मध्य सीमा विवाद हो गया था। इसका बड़ा रीजन यही था। तो कहते हैं वियतनाम संकट के कारण ही देतांत, देतांत का मतलब तनाव शिथिल्य, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तनाव कमी, अर्थात शीत युद्ध में कमी, शीत युद्ध तनाव में कमी, और मास्को बोन समझौता हुआ। मास्को बोन समझौता, मास्को बोन समझौता क्या है? मास्को बोन समझौता 1970 में बेसिकली सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य हुआ था। इसमें दोनों महाशक्तियों ने निर्णय लिया था कि जर्मनी जो सीमा क्षेत्र है उसमें वो सैनिक कटौती करेंगे। क्या करेंगे? सैनिक कटौती। तो वास्तव में देतांत के लंबे चलने में वियतनाम की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वियतनाम आज पूरे विश्व की जनता को संदेश देता है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। अगर राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे तो उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा, कोई भी महाशक्ति वहां दखल नहीं कर सकती है। तो कहते भी हैं जब सद्दाम इराक पर आक्रमण किया था अमेरिका ने 2003 में, तब सद्दाम हुसैन ने भी कहा था कि वास्तव में जब साइकिल चलाने वाले वियतनामी भी अमेरिकी महाशक्ति को चुनौती दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वास्तव में इराक में अमेरिका सफल क्यों हो गया था? क्योंकि वहां की जनता में राष्ट्रीय भावना नहीं थी। तो दोस्तों, हम सभी को एक संदेश जाता है, अगर हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, हमें अलग नहीं कर सकती, हमारे को विभाजित नहीं कर सकती और हमें पराजित नहीं कर सकती। तो साथियों, वियतनाम संकट में मैंने जो बताया वो उसके बाद अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।